नमस्कार दोस्तों, आम्रपाली दी अनटोल्ड स्टोरी के 6th एपिसोड में आपका स्वागत है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि 2015 का साल भी ख़त्म हो रहा था और आम्रपाली के साइट पे कंस्ट्रक्शन की कोई एक्टिविटी नहीं दिख रही थी, जो हमारे लिए चिंता का सबब थी। हम लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। अथॉरिटी के पास डेलीगेशन ले जाना, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड डेवलपमेंट के पास अपना रिप्रेजेंटेशन ले जाना, यूपी गवर्नमेंट से लखनऊ में जाके मुलाकात करना और वहाँ साइट पे लगातार मीटिंग हो रही थी। मगर इसके बावजूद काम शुरू होने के कोई आसार नहीं दिख रहे थे और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करना चाहिए। और वहाँ हमारे अपने प्रोजेक्ट ड्रीम वैली 1 से बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। उसकी कई वजह थी। पहली तो सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारे प्रोजेक्ट से तकरीबन 80 से 100 लोग NRIs थे, तो उनका यहाँ पे खुद से आना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो अमेरिका, मिडल ईस्ट और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में पिछले कई सालों से रह रहे थे। और दूसरी वजह ये थी कि जो लोग यहाँ पे उपलब्ध भी थे, कई लोग उसमें से दिल्ली में नहीं रहते थे, या कई लोग रहने के बावजूद भी उतनी इसमें दिलचस्पी नहीं लेते थे। तो इस वजह से हमारे प्रोजेक्ट में रिप्रेजेंटेशन बहुत कम थी और हमें बहुत जल्दी कुछ करने की ज़रूरत थी, वरना चीज़ें हाथ से निकलने का डर भी था। क्योंकि कोई भी समस्या को आप बहुत दिनों तक उसका हल नहीं ढूंढेंगे तो फिर समस्या वो काफ़ी गंभीर हो जाती है। तो हमें डर था कि हमने कोई जल्दी कोई फ़ैसला नहीं लिया तो फिर चीज़ें हमारे काबू के बाहर हो जाएंगी। अब चूँकि हम हर तरह की प्रोटेस्ट कर रहे थे और हर मंच पे जाके अपनी समस्या बता रहे थे उन लोगों से जो हमारी मदद कर सकते थे, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट हो, या चाहे वो भारत सरकार हो, चाहे वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी हो, चाहे पुलिस हो, और हम तमाम ऐसी जगहों पे जाके अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। मगर हमारी तमाम कोशिशों के बावजूद ज़मीन पे कुछ भी दिख नहीं रहा था। आखिरकार हमने फ़ैसला किया कि अब ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे रह के कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए अब हमें लीगल कोर्स अपनाना चाहिए। लीगल कोर्स में हमारे सामने कई विकल्प थे। या तो हम कोर्ट में जाके उनके ख़िलाफ़ केस करें, तो या तो हम इलाहाबाद हाई कोर्ट में आम्रपाली के ख़िलाफ़ फोर्जरी का केस दाखिल करें और उनसे ये दरख्वास्त करें कि हमें न्याय दिलाया जाए, या फिर हम कंज्यूमर कोर्ट को कांटेक्ट करें। हमें दूसरा विकल्प ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मेरा भी कंज्यूमर कोर्ट से कुछ पर्सनल कैपेसिटी में इंटरेक्शन रहा है। मैंने खुद अपने केस में एक कंज्यूमर की कोर्ट में बिना किसी वकील के मैंने खुद केस लड़ा और HP जैसी कंपनी को चुनौती दी और उनसे मैंने कॉम्पनसेशन लिया। तो मुझे इतना विश्वास था कि कंज्यूमर कोर्ट में चीज़ें आगे बढ़ती हैं और न्याय के जल्दी मिलने की चांसेस रहती है, क्योंकि दोस्तों कोर्ट में केसेस काफ़ी सालों तक चलते हैं और उसमें आपके पैसे भी और समय भी खर्च होते हैं और कोई नतीजा नहीं निकलता है। तो ख़ास कर ये कंज्यूमर कोर्ट जो है वो हमारे जैसे लोगों की समस्या के लिए बनाया गया था कि यदि कोई बिल्डर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आप उसके ख़िलाफ़ कोर्ट में जा सकते हैं और कॉम्पनसेशन की दरख्वास्त कर सकते हैं। तो चूँकि हमारे केस में टोटल जो वैल्यू थी वो 1 करोड़ से ज़्यादा की थी, इसलिए हम एलिजिबल थे नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में अपना केस दाखिल करने के लिए। अब केस रजिस्टर करने के लिए 2 विकल्प थे। चूँकि मेरा खुद का अपना अनुभव था कंज्यूमर कोर्ट का, या तो खुद मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जाके
अपने बिहाफ पे केस दाखिल कर सकता था, या सब लोगों को साथ में लेके किसी अच्छे वकील को हायर करके ये काम किया जा सकता था। मुझे लगा कि ये मामला खुद सिर्फ मेरे से ताल्लुक़ नहीं रखता, बल्कि इसमें 350 से ज़्यादा लोग हैं जो इससे इन्वॉल्व हैं। तो ये बेहतर होगा कि यदि हम किसी लॉयर को हायर करें और वो हमारे बिहाफ पे केस फाइल करे। वैसे भी दोस्तों, ये जो कोर्ट के जो केसेस होते हैं, जो कानूनी प्रक्रिया होती है, वो काफ़ी जटिल होती है, और वो एक आम आदमी के लिए समझना आसान नहीं होता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने फ़ैसला किया कि हम किसी लॉयर को हायर करेंगे। लेकिन समस्या ये थी दोस्तों, कि मैं जितने लॉयर्स को जानता था वो हमारे दोस्त थे, हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, लॉ फैकल्टी में, या कुछ लोग थे जो हमारे रिश्ते में थे। मगर मैं चाहता नहीं था कि मैं किसी ऐसे लॉयर को हायर करूं जो जिससे हमारी रिश्तेदारी हो और या हमारा दोस्त हो, क्योंकि देखिए, लॉयर किसी दूसरे प्रोफेशनल की तरह खुद एक प्रोफेशनल होता है, और जब आप उससे प्रोफेशनल कैपेसिटी में उससे मदद मांगते हैं तो ये बेहतर होगा कि आप उसकी योग्यता और प्रतिष्ठा का ज़्यादा ध्यान रखें, और उसकी जो प्रोफेशनल फ़ीस है उसको दे के आप काम करें। क्योंकि मेरा मानना है कि जो काम पैसे से देकर किया जाता है सही तरीके से, वो काम हमेशा बेहतर होता है। क्योंकि यदि रिश्तेदारी में या दोस्ती में यदि हम इस तरह का काम करते हैं तो उसमें बहुत सारी बंदिशें होती हैं, हम खुलकर बातें नहीं कर सकते हैं। तो मैंने ये फ़ैसला किया, हम किसी इंडिपेंडेंट लॉयर को हायर करेंगे जिससे हमारी कोई दोस्ती या रिश्तेदारी नहीं है। तो मैंने ढूंढना शुरू किया कि ऐसा कौन सा लॉयर हमें मिल सकता है। मुझे याद है एक मिस्टर DK यादव हैं, वो भी शायद किसी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए, मुझे ध्यान नहीं किसी प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, मगर कई फेसबुक पेजेस में और व्हाट्सएप ग्रुप में उनसे बातचीत अक्सर हुआ करती थी। तो वो लॉयर्स वगैरह की बात किया करते थे, चूँकि वो खुद अपने प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल किया था। तो मैंने सोचा कि इनसे पूछना ठीक रहेगा, चूँकि ये अनुभवी हैं और इन्हें लॉयर से इंटरेक्शन करने का अनुभव है। तो मिस्टर यादव ने ही मुझे ये मिस्टर सुनील मुंड के बारे में बताया, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे, और ख़ास करके उन्होंने बिल्डर के ख़िलाफ़ वायस के लिए कई केसेस लड़े थे, और उस समय उनके कई केसेस सुपरटेक या यूनिटेक जैसे दूसरे ग्रुप के ख़िलाफ़ उन्होंने बायस के बिहाफ पे फाइल किए थे। तो उन्हें बिल्डर के खिलाफ केस लड़ने का अच्छा अनुभव था। तो यादव जी ने कहा कि यदि आप चाहें तो आप उनसे उनके हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट चैम्बर में जाके मिल सकते हैं, और यदि आप उन्हें पसंद करें तो ठीक है, आप उनको हायर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर हम जो 4-5 लोगों थे, हमने आपस में फ़ैसला किया कि अब तो कंज्यूमर कोर्ट में केस फाइल करने के सिवाय हमारे पास कोई चारा नहीं है। और फिर एक दिन शायद वो 2015 का दिसंबर का महीना था, मुझे तारीख याद नहीं, और हमने पहले सुनील मुंड जी से टेलीफोन पे बात करके उनसे अपॉइंटमेंट लिया और बोला कि हम ऐसे ड्रीम वैली 1 के हम बायस हैं, और ऐसे ऐसे आम्रपाली बिल्डर के हाथों हम ठगे गए हैं, और हमारे प्रोजेक्ट पे काम पिछले 1.5 साल से बंद है। तो हम चाहते हैं कि नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में हमारा केस फाइल हो। तो दोस्तों, आखिर हम उनसे अपॉइंटमेंट लेके हम 4-5 लोग उनके दफ्तर में पहुंच गए। मुझे याद है हमारे साथ राजीव पांडे जी, डॉक्टर इम्तियाज़, नीरज यादव और एक और सज्जन थे, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। हम तकरीबन 4-5 लोग वहाँ पर
सुनील मुंड जी से मिले और उन्हें अपनी समस्या बताई। उन्होंने हमारी प्रॉब्लम को ध्यान से सुना और बोला कि ठीक है, ये तो कोई नई बात नहीं है, बिल्डर्स का तो यही मॉड्यूस ऑपरेंडी होता है, तो ठीक है, मैं आपका केस फाइल करूँगा। और फिर उन्होंने बताया कि केस से संबंधित जितनी भी जानकारी है वो आप हमें बताइए, और अगले 1-1.5 घंटे तक हम वो सारे केस के हमारी जो प्रॉब्लम थी उसके सारे पहलुओं पे हम चर्चा करते रहे। और बातचीत करने से वो काफ़ी गुणी और समझदार लगे, और उन्होंने बताया भी कि ऑलरेडी बिल्डर के ख़िलाफ़ कई केसेस लड़ रहे हैं। सुनील मुंड कोई बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत कोई नामी वकील नहीं थे, मगर प्रॉब्लम ये थी कि हम किसी नामी वकील को हायर नहीं कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि जो काफ़ी रिप्यूटेड वकील होते हैं उनकी प्रोफेशनल फ़ीस भी काफ़ी एग्जॉर्बिटेंट होती है, बहुत अधिक होती है, और शायद उतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास एक तो उतने बायर्स भी नहीं थे, और वो ऑलरेडी अपनी आम्रपाली की वजह से वो काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रेस में थे। तो ऐसे में किसी के ऊपर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन डालना ठीक नहीं था। तो ये भी वजह थी कि हम कोई नामी और प्रतिष्ठित वकील हायर नहीं कर सकते थे। लेकिन सुनील मुंड मुझे बातचीत करने में अच्छे लगे, और उनकी कानून की जानकारी मुझे अच्छी लगी, और मुझे लगा कि ठीक है। वैसे भी दोस्तों हमारा जो केस था उसमें बहुत ज़्यादा कानूनी दाव पेंच की ज़रूरत नहीं थी। सीधा सा केस था कि हमने एक बिल्डर के साथ एक एग्रीमेंट किया था, जिसमें कुछ एक सर्टेन अमाउंट देने के बाद हमें घर देने का वायदा किया था, और उन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया था, और वहाँ पे काम बंद करके हमें हर तरह की प्रॉब्लम में डाल दिया था। तो उसमें बहुत ज़्यादा पेंच नहीं थे जिसको वहाँ पर कोर्ट में डिस्कशन करने की ज़रूरत थी। जो भी चीज़ थी वो ज़मीन पे मौजूद थी, कोई भी देख सकता था कि हाँ, एक बिल्डर ने कैसे लोगों को ठगा है, कैसे उनके पैसों के साथ खिलवाड़ किया है, कैसे उनकी इमोशन के साथ खिलवाड़ किया है, जिससे उनकी पूरी आने वाली ज़िंदगी असुरक्षित हो गई है। तो ये तो हमारी स्थिति थी दोस्तों। तो उसके बाद हमारी वो मीटिंग तकरीबन 2 घंटे तक चली, और हमने वहीं पर फैसला किया कि ठीक है, सुनील मुंड जी ही नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में हमारे लॉयर होंगे। और उसके बाद उनसे उनके प्रोफेशनल फ़ीस वगैरह की बात हुई। उन्होंने कुछ अमाउंट हमें कोट किया। हमने कहा ये ज़्यादा हम इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, अभी तो आप सिर्फ 4-5 लोग हैं, तो इसमें मैं आपको क्या बताऊं, और आपकी प्रॉब्लम ये भी है कि आप उतने पैसे नहीं दे सकते हैं। तो इस पर मैंने उनसे कहा कि देखिए अभी तो हम 4-5 लोग ज़रूर हैं, मगर हमारे प्रोजेक्ट में कम से कम 350 लोग हैं, और 100-150 लोग तो ज़रूर ही केस को ज्वाइन करेंगे। तो अभी तो मैं आपको कोई फिगर नहीं कोट कर सकता हूँ, मगर मैं इस बात की चर्चा अपने दूसरे लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे करूँगा, और उम्मीद है कि और भी सारे लोग यहाँ पे इस केस को ज्वाइन करना पसंद करेंगे। तो सुनील मुंड ने हमसे कहा कि यदि 30 लोग इसके लिए ज्वाइन करते हैं तो मैं हर मेंबर से 10,000 रुपये की फ़ी लूँगा एक मुश्त, और हर हियरिंग पे 1,000 रुपये मैं लूँगा। तो 10,000 रुपये की अमाउंट मुझे रीज़नेबल लगी। हालांकि उनकी पर हियरिंग की जो चार्जेस थी 1,000, वो मुझे कुछ ज़्यादा लगा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कितनी हियरिंग होगी, और ये मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। लेकिन मैंने उस समय इसके बारे में बातचीत नहीं की। मैंने सोचा कि ठीक है, अभी तो इनसे बातें हो रही है, अभी केस फाइल करते हैं, जब सही समय आएगा तो मैं इस चीज़ को उठाऊँगा।
और ये भी देखना पड़ेगा कि इसमें कितनी हियरिंग होती है और केस हमारा कैसे आगे प्रोग्रेस करता है। तो दोस्तों शायद 24 दिसंबर का वो दिन था, क्योंकि अगला दिन क्रिसमस का था, मुझे याद है। मैं सुनील मुंड के दफ्तर में गया और वहाँ पर जितने डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे आम्रपाली का जो ओरिजिनल ब्रोशर था और भी दूसरी जो चीज़ें थी हमारे पास, जो उनसे आम्रपाली से जो हमारी कम्युनिकेशन हुई थी या जो एग्रीमेंट की कॉपी थी या और भी दूसरे जो ईमेल के एक्सचेंजेस हुए थे, उससे जुड़े सारे कागजात हमने उन्हें दिए। बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स मैंने इन्हें ईमेल भी कर चुका था और ये डिसाइड हुआ कि वो आने वाले हफ्ते में हमारा केस वो नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में फ़ाइल कर देंगे। पहले हम चाहते थे कि 2015 के अंदर ही 31 दिसंबर के पहले केस फाइल हो जाए, मगर किसी कारणवश वो पॉसिबल नहीं हो सका। इनफैक्ट सुनील मुंड ने ही सजेस्ट किया कि ये बेहतर होगा यदि हम अगले साल की शुरुआत में ये केस फाइल कर दें। और दोस्तों आखिरकार 2 जनवरी 2016 को हमारा केस नेशनल कंज्यूमर कोर्ट में फ़ाइल हो गया। और उसके बाद देखिए दोस्तों, जब कंज्यूमर कोर्ट में आप केस फाइल करते हैं तो आप अपनी प्रेयर करते हैं, लेकिन वो कोर्ट पे डिपेंड करता है कि आपकी वो अपील प्रेयर एक्सेप्ट करे या ना करे। क्योंकि दोस्तों आगे की कार्रवाई तभी होती है जब आपकी प्रेयर एक्सेप्ट कर ली जाती है। और आखिरकार हमारी वो अगले 2 हियरिंग में मुझे लगता है मार्च या अप्रैल का वक्त रहा होगा, जब हमारी प्रेयर फाइनली एक्सेप्ट हो गई और उसके बाद कोर्ट ने ये फ़ैसला किया कि जो नोटिस है आम्रपाली को, ये नोटिस भेजा जाए। हालांकि कोर्ट वो नोटिस खुद भेजती है रजिस्टर्ड पोस्ट से, मगर दोस्तों ऐसे केसेस में अक्सर ये होता है कि बिल्डर को पता होता है कि उसने क्या कारस्तानी की है और उसके खिलाफ़ ये केस फाइल हुआ है, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका होता है कि इस तरह की किसी भी नोटिस या समन को लेने से ही मना कर दें। तो हमने सुनील से इस बारे में बात की और हमने कहा कि क्या किया जा सकता है। हमने कहा कि देखिए, आप अपने आदमियों से किसी तरह से ये नोटिस आम्रपाली के ऑफिस में डिलीवर करवाइए। तो उन्होंने कहा कि देखिए चंद्रकांत जी, वह हमारे लोग इतने सक्षम नहीं हैं और ये बिल्डर का मामला है। देखिए आपको पता है बिल्डर ये बदमाश किस्म के लोग होते हैं, तो यदि आपकी तरफ से कोई आदमी आ जाएगा तो ये बेहतर होगा। दोस्तों वैसे तो हम 4-5 लोग थे, मगर हर आदमी की अपनी समस्या थी। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप दिन मुकर्रर कर लीजिए और फिर मैं खुद मिलूँगा और मैं जाके बताऊंगा। हालांकि उसका एड्रेस वगैरह तो हमने दे दिया है, मगर आपको किसी भी तरह की दिक्कत आएगी मैं खुद साथ में चलूँगा और देखूंगा कि आप उसको आम्रपाली को कैसे वो नोटिस देते हैं। तो दोस्तों शायद वो अप्रैल 8 या 9 तारीख थी जब सुनील जी से बात होने के बाद उनके एक असिस्टेंट लॉयर और उनका एक ऑफिस स्टाफ वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आया, पूरी फाइल लेके आया और उससे मेरी बात हुई कि आप देखिए जो हमने एग्रीमेंट किया है आम्रपाली के साथ, उसमें आम्रपाली का करकरडुमा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में जो ऑफिस है उसका जिक्र है। वैसे तो उनका जो कॉर्पोरेट ऑफिस था वो सेक्टर 62 नोएडा में था, मगर उनके सारे एग्रीमेंट और उनके सारे पेपर पे करकरडुमा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स का दफ्तर था। दोस्तों ये जो करकरडुमा का उनका ऑफिस था, ये मुझे लगता है कि वो सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए था, क्योंकि वो बहुत एक छोटा सा ऑफिस था और वहाँ पर एक सज्जन बैठा करते थे और वहाँ पे कुछ भी दफ्तर वगैरह के कोई भी निशान नज़र नहीं आते थे। तो ये बड़े ताज्जुब की बात है कि आम्रपाली ग्रुप जिसने इतना बड़ा अपना बिजनेस फैला रखा था नोएडा, ग्रेटर नोएडा और देश के दूसरे शहरों में, उसका जो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस था इतना छोटा सा, मैं कहूँ कि लाइक जैसे किसी कुरियर का दफ्तर होता है
या कोई एक छोटा मोटा एक फाइनेंसर का दफ्तर होता है, उस तरह का दफ्तर था। तो खैर, चूँकि हमारे एग्रीमेंट में उसी दफ्तर का नाम था, तो हमें नोटिस भी वहीं देना था। तो हम वो मुकर्रर दिन 8 अप्रैल 2016 का था। उस दिन मैं वहाँ पहुँचा और थोड़ी देर इंतज़ार करने के बाद सुनील मुंड के असिस्टेंट और उनका ऑफिस स्टाफ भी वहाँ पर आया अपनी फ़ाइल लेके। मगर दोस्तों, हमने वहाँ देखा कि वो ऑफ़िस ऑलरेडी लॉक्ड है और हमने आसपास के दूसरे ऑफिसेज़ के लोगों से पूछताछ की कि भाई ये ऑफ़िस कब खुलता है। तो उन्होंने कहा कि ये ऑफ़िस पिछले हफ्ते 10 दिन से बंद है। तो अब दोस्तों, समस्या ये थी कि वो ऑफ़िस ऑलरेडी बंद था और हमें वो नोटिस देना था। तो वहाँ पर हमने कुछ वीडियो बनाए, कुछ फ़ोटोग्राफ्स लिए और वो नोटिस को वहाँ पर चिपका दिया। लेकिन मैं चाहता था कि ये जो नोटिस जो है, इस तरह से हम चिपका के ना जाए, बल्कि बाकायदा आम्रपाली के किसी रिप्रेजेंटेटिव को डिलीवर करें। तो मैंने कहा कि देखिए, वैसे तो एग्रीमेंट में इन्होंने करकटडुमा के ऑफ़िस का जिक्र किया है, मगर इनका सबसे बड़ा ऑफ़िस तो सेक्टर 62 में है। तो मेरा ख्याल है कि हाँ, हमें वहाँ चलना चाहिए। और दोस्तों, मैं उन दोनों लोगों को अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठा के वहाँ सेक्टर 62 गया और सेक्टर 62 के ऑफ़िस में वहाँ पहुँचा। और ये हमारा सौभाग्य था कि ऑफ़िस वहाँ उस समय खुला हुआ था। और मैं आम्रपाली के दफ्तर में गया, शायद वो टावर नंबर 3 था। वहाँ पर आम्रपाली के लीगल मैनेजर थे, उनका नाम मनोज सिंह था। और उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने बहुत खुशी से वो मेरा नोटिस एक्सेप्ट कर लिया। मैंने बाकायदा दूसरी डुप्लिकेट नोटिस पे उनके सिग्नेचर लिए और वहाँ से चल दिया। तो उन्हें देख के लग रहा था कि जैसे उन्हें हमारे ये केस फाइल करने से तनिक भर भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो, मुझे तो लगा कि शायद वो तैयार बैठे हुए थे हमारी नोटिफिकेशन लेने के लिए। एनीवे, चूँकि वो कानूनी प्रक्रिया थी, तो हम उनको कोर्ट का नोटिस थमा कर वापस चले आए दोस्तों। उसके बाद हम बेसब्री से इंतज़ार करने लगे कि कंज्यूमर कोर्ट के अगली हियरिंग में क्या होता है। वैसे इस बीच हमारी जो ग्राउंड पे जो एक्टिविटी है वो चलती रही और तकरीबन हर महीने वहाँ पर हम साइट में मिला करते थे। और चूँकि हमने कानूनी प्रक्रिया में जाने का फ़ैसला कर लिया था, इसलिए ये भी ज़रूरी था कि मैं दूसरे अपने साथियों को इस बारे में बताऊं और कहूं कि भाई अब हमारे पास यही चारा है। और दोस्तों, एक मीटिंग हमने वहाँ अप्रैल के पहले ही वीक में वहाँ पर ड्रीम वैली साइट पे की थी, जहाँ पे तकरीबन 50 के करीब लोग आए हुए थे। इतने लोग आते नहीं हैं नॉर्मली, मगर हमने फेसबुक पेज पे और व्हाट्सएप पे काफ़ी मेहनत की थी और लोगों को बताया था, देखिए कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है कि सिवाय के हम आम्रपाली के अगेंस्ट लीगल एक्शन लें। तो सारे लोग इस बात के लिए राज़ी हुए कि ठीक है, ये सही कदम रहेगा। और उसके बाद एक एक करके काफ़ी लोग वहाँ पे हमारे केस को उन्होंने ज्वाइन किया और मेरी सुनील से बात होते रहती थी। और उन्होंने अगले 10 दिन में ही बताया कि तकरीबन 25-30 लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। तो हमने कहा ठीक है, आपने 30 की गिनती बताई थी तो 25 लोग हो गए, तो बहुत जल्दी ही ये आंकड़ा पार हो जाएगा। और मेरा ख्याल है कि 30 ही नहीं बल्कि 100 के करीब लोग ये ज्वाइन करेंगे, जो कि आने वाले समय में सच भी साबित हुआ। तो दोस्तों, ऐसे हमने आखिरकार आम्रपाली के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेने का प्लान बनाया और उसको हमने अमली जामा पहनाया। अब दोस्तों, इसके बाद क्या हुआ, क्या हमें कंज्यूमर कोर्ट से किसी भी तरह की रियायत मिली,
या वहाँ पे ग्राउंड पे कोई हलचल हुई, या हमारे मामले में किसी तरह का चमत्कार हुआ, इसे जानने के लिए आपको अगला एपिसोड देखना पड़ेगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो अभी तक आपने इतना सुना, और उम्मीद करते हैं कि आप अगले एपिसोड को भी इसी तन्मयता के साथ सुनेंगे और ये जानना चाहेंगे कि हमारी जो आम्रपाली की लड़ाई थी उसमें आगे क्या हुआ। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, टेक गुड केयर ऑफ़ योर्स एंड बाय बाय।